चलो देखो, हला नहीं करो, सुनो ध्यान से। आज पहले एक प्रश्न कर लेते हैं, क्योंकि कुछ ऑनलाइन वाला बच्चा होगा जिसको प्रश्न करने में दिक्कत हो रहा है। और तुम लोग लंबा समय से क्लास कर रही है, तो तुम लोग को तो दिक्कत नहीं हो रहा, तुम लोग को ठीक ठाक कर रही है। तो आज एक प्रश्न के माध्यम से जो है एक टॉपिक भी पढ़ा देते हैं। ठीक है। और वह टॉपिक हम लोग पढ़े नहीं, लेकिन फिर भी हमको उम्मीद है कि जितना क्लास करवाए हैं अभी तक, उसको अगर अच्छा से रिवीजन किए होंगे तो आराम से क्वेश्चन किया जा सकता है। तो जहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं ना, थ्योरी का कॉपी है, उसी कॉपी में एक क्वेश्चन पहले लिखो। हाँ, नोट वाला में लिखना है। हाँ हाँ, क्वेश्चन लिखना है, नोट जहाँ पे हम लोग कर रहे हैं उसी को। मुद्रा का मुद्रा का आर्थिक महत्व पर प्रकाश डालें। यह आपसे टिप्पणी करने के लिए दे देता है। निश्चय चंपा, क्यों लिखा हुआ है? ये भी क्वेश्चन पूरा नहीं किया ना? चलो। हाँ हाँ। मुद्रा का आर्थिक महत्व, उसके बाद फिर हम लोग एक ही टॉपिक रह जाएगा, बचत हो गया ना है। उसके बाद एक टॉपिक रह जाएगा साख, तो इसके बाद कर लेंगे। लिख लिए? अब देखो, इसका मॉडल आंसर लिखवाते हैं, ठीक है? कैसे लिखाया जाता है उसका थोड़ा सा आइडिया लगेगा। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन थोड़ा अलग होता है, हिस्ट्री का थोड़ा अलग होता है, उसका राइटिंग करने का तरीका अलग अलग होता है। तो देखो, क्वेश्चन पहले समझो ध्यान से। क्वेश्चन क्या है बाबू? मुद्रा का आर्थिक महत्व पर प्रकाश डाले, या तो टिप्पणी करने के लिए दे सकता है। एकरा में देखो, मेन चीज तुमको क्या दिख रहा है? मुद्रा का आर्थिक मतलब हमको जो पूरा ताना बाना बनाना है वह किसको लेकर के बनाना है? मुद्रा का आर्थिक महत्व आपके डेली लाइफ में, आज के वर्तमान युग में जो है मुद्रा किस प्रकार से इंपॉर्टेंस है, किस प्रकार से महत्व रखता है, ये क्वेश्चन का डिमांड है। और इसको पूरा करते हुए तुमको जो है एक एक से 1.5 पेज तक आंसर लेके जाना है। कैसे जाएगा? चलो शुरू करो, आंसर लिखो। देखिए, वर्तमान अर्थव्यवस्था में, पहले लिखो, वर्तमान अर्थव्यवस्था में मुद्रा का काफी अधिक महत्व है। काफी अधिक महत्व है। आज मुद्रा ही अर्थव्यवस्था का संचालक, आज मुद्रा ही अर्थव्यवस्था का संचालक मतलब चलाने वाला बन गया है। आज मुद्रा ही अर्थव्यवस्था का संचालक बन गया है। वर्तमान समय में मुद्रा हमारे जीवन का, वर्तमान समय में मुद्रा हमारे जीवन का आधार बन गया है। यह विनिमय प्रणाली को आसान किया, साथ ही साथ, साथ ही साथ हमारे अर्थव्यवस्था को राष्ट्रीय से, साथ ही साथ हमारे अर्थव्यवस्था को राष्ट्रीय से अंतर्राष्ट्रीय की ओर
बढ़ा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय की ओर बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है। मुद्रा, इसके बाद लिखना मुद्रा वर्तमान समय में वैश्वीकरण को भी, वैश्वीकरण को भी बढ़ावा दे रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप, जिसके परिणाम स्वरूप जिसके परिणाम स्वरूप वैश्विक कल्याण की कामना किया जा रहा है, कामना किया जा रहा है। हो गया, पैराग्राफ चेंज करो। दूसरा पैराग्राफ में देखो, याद करो बाबू कुछ बताए थे आप लोग को अर्थशास्त्री जो इसके ऊपर टिप्पणी किए थे मुद्रा को लेकर के, है किसी को याद? ट्रांसकोट, मार्शल और एक और अर्थशास्त्री का नाम बताए थे, उनका नाम था क्राउथर, यही थे ना। ट्रांसकोट क्या बोल दिए मुद्रा को लेकर के? ट्रांसकोट बोले कि अर्थव्यवस्था मुद्रा जो है अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो रक्त प्रवाह जरूर है, रक्त प्रवाह जरूर है। मार्शल क्या बोले थे? मार्शल के अनुसार ये मुद्रा के बारे में बोले क्या कि मनुष्य के आर्थिक, आज जो अर्थव्यवस्था का जो आर्थिक प्रगति है उसका श्रेय कौन है? हाँ, सारा कर्ता धर्ता मुद्रा है। और तीसरा कौन है? क्राउथर। क्राउथर क्या बोल दिए थे? ये मुद्रा के बारे में ये बोल दिए कि मनुष्य के सभी आविष्कारों में सबसे सर्वोत्तम, सबसे सर्वश्रेष्ठ जो आविष्कार है वो कौन है? तो पैराग्राफ चेंज करो, इन तीनों व्यक्ति को जो है अपने आंसर में डाल देना है। चेंज कीजिए पैराग्राफ, लिखिए अर्थशास्त्री ट्रेंसकोट के अनुसार अर्थशास्त्री ट्रेंसकोट ने लिखना, अर्थशास्त्री ट्रेंसकोट ने मुद्रा को, मुद्रा को अर्थव्यवस्था का, मुद्रा को अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो रक्त प्रवाह, हृदय नहीं तो रक्त प्रवाह है, फुल स्टॉप कहा। इनका जो लाइन है उसको जो है अंडरलाइन, डबल इन्वर्टेड कॉमा में कर देना। इनका जो लाइन है इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में कर देना है। अर्थव्यवस्था जहां शुरू किए थे और जो लास्ट में लिखे कहाँ से पहले वहां तक। हो गया, कॉमा लगाओ, कॉमा अर्थशास्त्री मार्शल के अनुसार, बहुत गर्मी लग रहा है, लाइट नहीं उसेगा, लिखो अर्थशास्त्री मार्शल के अनुसार मुद्रा, क्या बोले? अर्थशास्त्री मार्शल मुद्रा नहीं, आर्थिक प्रगति बोले थे। लिखो क्या लिखे? अर्थशास्त्री मार्शल के अनुसार मुद्रा आर्थिक, आर्थिक नहीं, सॉरी सॉरी, एक मिनट रुको, फिर से शो कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ कॉमा लगा दिए ना, अब आगे सुनो। कॉमा लगाने के बाद लिखिए अर्थशास्त्री मार्शल के अनुसार, अर्थशास्त्री मार्शल के अनुसार अर्थव्यवस्था
हाँ, के अनुसार अर्थव्यवस्था के प्रगति में, अच्छा, के प्रगति का श्रेय मुद्रा को दिया। सेंटेंस को अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिए, तो जरूरी नहीं कि जो एक बार लिखवा दिए वही यूज करना है। का श्रेय दिया तथा तथा अर्थशास्त्री क्राउथर ने मुद्रा को मानव के सभी आविष्कारों में सबसे श्रेष्ठ आविष्कार कहा। सभी आविष्कारों में सबसे श्रेष्ठ आविष्कार कहा। हो गया। सबसे श्रेष्ठ आविष्कार कहा। पैराग्राफ चेंज करो फिर से। ये दूसरा हो गया जिसमें हम लोग तीनों अर्थशास्त्री को कोट कर दिए। तीसरा लिखो, लास्ट पैराग्राफ फिर से चेंज करो, लिखो अतः वर्तमान समय में हमारे आर्थिक क्रियाकलापों में सबसे महत्वपूर्ण योगदान मुद्रा ने ले लिया है। सबसे अधिक योगदान मुद्रा ने ले लिया है। योगदान तो पिछली लाइन लिख लो और क्या। पैराग्राफ चेंज किए। अतः वर्तमान समय में हमारे आर्थिक क्रियाकलापों में हाँ, सबसे अधिक योगदान मुद्रा का है। मुद्रा का हो गया। मुद्रा इसमें, हाँ, मुद्रा अर्थव्यवस्था के प्राण का रूप, प्राण समझते ना, शरीर और प्राण, वही अर्थव्यवस्था और प्राण। क्या लिखे? प्राण के रूप में भूमिका निभा रहा है। अभी ये आपको वो जो मॉडल आंसर लिखवाए हैं उस पर जरा फोकस करो। उससे भी बेहतर लिखा जा सकता है, ऐसा नहीं कि वही लिखवा दी वही बेहतर है। देखो उसमें हम 3-4 पे फोकस किए हैं। पहले ये बताने का प्रयास किए हैं कि मुद्रा का जो आर्थिक महत्व है वो बहुत ज्यादा है। पहले नहीं बताया गया ना है, यहीं से आंसर को शुरू करना है। क्वेश्चन को पहले डिमांड को समझना है, उसके बाद कैसे कैसे आंसर जाएगा। जब माइंड में सब कुछ क्लियर होगा तो धारा प्रवाह की तरफ फुटता चला जाएगा। जैसे पहला पैराग्राफ में हमने थोड़ा सा मुद्रा को परिभाषित के रूप में एक्सप्लेन करने का प्रयास किया गया, और दूसरा पैराग्राफ में हम क्या किए हैं कि जो कुछ अर्थशास्त्री जो आपके बुक में दिए गए थे उनका सहारा ले लिए कि भाई हम थोड़ी ना कहें कुछ, उनका स्पष्ट मतलब क्या मुद्रा को लेकर के इंपॉर्टेंस है, अगर महत्व है तब तो टिप्पणी कर रहे हैं ना, तो उनके टिप्पणी को एकदम वैसे ही छाप देना है। और तीसरा पैराग्राफ में क्या किया कि निष्कर्ष की ओर बढ़े हैं कि भाई मुद्रा हमारे जीवन का आधार है, मुद्रा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस है, पूरे अर्थव्यवस्था का संचालक है। जितना पॉजिटिव बात हो सकता है मुद्रा को लेकर के, विनिमय को आसान कर रहा है अर्थव्यवस्था को बढ़ाना मदद कर रहा है, इसको निष्कर्ष के फॉर्म में डाल देना। ये तो 3 को उतार दिए हैं। अब देखो अगर कोई बच्चा मान के चलो कि यही क्वेश्चन है और वो अगर पॉइंट वाइज लिखना चाहता है तब कैसे वो लिखेगा? तो पहला तो उसको वैसे ही भूमिका बनाना पड़ेगा कि वर्तमान समय में
हमारे अर्थव्यवस्था में मुद्रा का बहुत अधिक महत्व है। आज मुद्रा ही हमारे अर्थव्यवस्था का क्या है बाबू, संचालक का कार्य कर रहा है। मुद्रा हमारे जीवन का आधार बन गया, हमारे दैनिक जीवन का आधार बन गया है। ऐसा तुम लोग को 2 से 3 लाइन में पहले भूमिका बनाना होगा। फिर उसमें अगला में क्या लिखेगा कि मुद्रा के महत्व निम्नलिखित है, या तो निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है। उसमें पॉइंट कर देना। जैसे पहला पॉइंट क्या कीजिएगा, विनिमय प्रणाली को आसान किया। अभ्यास कर देते हैं कि वर्तमान समय में मुद्रा वस्तु विनिमय प्रणाली में होने वाले कठिनाइयों को क्या किया है, इसके साथ साथ विनिमय को एकदम सरल और आसान बना दिया। इससे हमारा दैनिक जीवन सरल एवं सुलभ हो गया है। आ रही बात समझ में? तो 2 लाइन एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर पीछे क्लास बढ़िया से किए होंगे तो आपके अंदर अब धीरे धीरे इतना कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि कोई भी टॉपिक के ऊपर आप 2 लाइन लिख सकते हैं। ये क्षमता हो गया है। फिर दूसरा क्या बताइएगा जरा सोचो तुम। वैश्वीकरण को बढ़ावा दे रहा है, इसमें डैश करके क्या लिख देना है कि वर्तमान समय में मुद्रा अर्थव्यवस्था का आधार है। मुद्रा के कारण ही हमारा अर्थव्यवस्था धीरे धीरे बढ़ रहा है, वृद्धि कर रहा है। यह राष्ट्रीय से कहाँ अग्रसर हो रहा है बाबू, अंतर्राष्ट्रीय की ओर अग्रसर हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय यानी अनेक अर्थव्यवस्था आपस में एक दूसरे के साथ क्या हो रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। अर्थात किसको बढ़ावा दे रहा है, वैश्वीकरण को बढ़ावा दे रहा है। इतना जो G20 सम्मेलन होता है, कि तुम लोग बताएंगे वैश्वीकरण को चैप्टर पढ़ाना है, वहां बताया जाएगा कि G20 हुआ, G7 हुआ, ये सब क्यों हो रहा है। ब्रिक्स होता है, आसियान होता है, सार्क होता है, ये सब आखिरकार क्यों मीटिंग में जाता है। आखिरकार विश्व एक देश दूसरे देश के साथ क्यों व्यापार करना चाहते हैं, क्या इससे फायदा है, तो वहां पे हम लोग देखेंगे। लेकिन मुद्रा कहीं ना कहीं सबको कनेक्ट करके नहीं कनेक्ट रहा है। जितना पॉजिटिव बात है वहां पे इसमें ऐड कर देना है। अब तुम जिसे 2 पॉइंट बताए, तीसरा भी ऐड कर सकती है मुद्रा को लेकर के। औद्योगिकरण को बढ़ावा दे रहा है, नहीं बढ़ावा दे रहा है। आज वर्तमान अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन का जो आधार है वो उद्योग है। उद्योग ना उत्पादन करता है, तो उद्योग को कच्चा माल चाहिए, लेबर को पेमेंट करना, तमाम तरह की चीज करना है, जिसमें सहूलियत दे रहा कि नहीं दे रहा मुद्रा। 2 लाइन इसमें हो जाएगा। तो हमको लगता है कि 2 लाइन की जगह तो 6-7 लाइन हो जाएगा, 2-3 लाइन का भूमिका हो जाएगा। फिर लास्ट में क्या लिख देना है, निष्कर्ष। अब निष्कर्ष में क्या लिखना होगा, ऐसा नहीं कि निष्कर्ष लिखना नहीं, पैराग्राफ चेंज करके या तो फिर नीचे से एरो दे करके आप एक 2-3 लाइन का निष्कर्ष लिखना है, जिसमें पॉजिटिव बात लिखना है, सकारात्मक। अच्छा, मुद्रा का कुछ नकारात्मक प्रभाव भी है नहीं, भारत के रुझान, हाँ डाल सकते हैं। लास्ट निष्कर्ष में भारत को लेकर के लपेट देना है। जैसे निष्कर्ष में हम लोग क्या लिखेंगे, निष्कर्ष में क्या लिखा जाता है उसको बताना पड़ेगा कि वर्तमान समय में हमारी अर्थव्यवस्था का प्राण स्वरूप कौन बन गया है, मुद्रा बन गया है। अर्थव्यवस्था का संचालन करना बिना मुद्रा का संभव नहीं है। तो ये क्या हो गया, मुद्रा का इंपॉर्टेंस जो लास्ट तक बताने का प्रयास किया। आज हमारा जीवन का आधार बन गया और हमारे दैनिक जीवन में छोटे बड़ी वस्तुओं तथा सेवाओं को मुद्रा के माध्यम से क्या किया जा रहा है, क्रय विक्रय किया जा रहा है। समझ रहे बात को, तो कितना तुम्हारे पास बात है। अब एक आंसर जो पैराग्राफ में लिखेगा वो भी सही है, और दूसरा आंसर अभी किसने बताया तुम लोगों को, पॉइंट में सही है। दोनों अपने आप बढ़िया है। अगर कोई भी टीचर कॉपी चेक करेगा तो इस तरह के आंसर को कभी काट ही नहीं सकता, और अगर काटेगा तो तुमको लगता है वो सुखी रह पाएगा। आपसे कोई दुश्मनी थोड़ी ना है, एकदम नहीं है। तो इस तरह के आंसर लिखना है। और हम चाहते हैं कि तुम लोग देखो पहले अच्छा से कॉन्सेप्ट डेवलप करो, उसके बाद हम लोग क्या 10वीं क्लास के बच्चा के साथ एक समस्या क्या है, छोटा उम्र है और उसको टीचर विश्वास नहीं होता है। वो ऐसा टीचर को तलाश करता है जो VBI पढ़ा है, जो बता दे कि 150 ऑब्जेक्टिव रटो, यहीं से क्वेश्चन आ रहा है। उस तरह थोड़ा सा आकर्षक जो यूट्यूब पर चीज होता है ना, उसको ज्यादा फेमस आ जाता है, लेकिन उसके अंदर कुछ नहीं होता। देखा थंबनेल बहुत बड़ा बड़ा लगा हुआ है, लेकिन जब उसको क्लास करके देखे पूरा तो समय भी बर्बाद हुआ, कुछ सीखे भी नहीं। ये सबसे बड़ी समस्या हो जाता है। तो हमें प्रयास करें कि आपके अंदर थोड़ा डेवलपमेंट हो, विकास हो, और कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स थोड़ा अलग तुमको लग रहा होगा। जो पढ़ा रहे तुम लोग को हम कोशिश करें कि तुम्हारा डेली लाइफ से जोड़ के बताया जाए, ऐसा नहीं केवल किताबी बात नहीं, किताबी कीड़ा नहीं बनना है। अभी दोनों आंसर जो आपको लिखा है ना परफेक्ट है। ये भी आंसर लिखेगा उसको फुल मार्क्स मिलेगा, उसको फुल मार्क्स मिलेगा। ये आप ही डिपेंड करता है कि फॉर्मेट कौन सा अपनाएंगे, पहला वाला भी सही है, दूसरा वाला भी सही है। और इसमें आप पॉजिटिव बट और भी ऐड कर सकते हैं। एक तो मॉडल आंसर रैंडम ही लिखवा दिए, इसको अगर दोबारा हम लिखेंगे तो और इससे बढ़िया और सघन ठोस आंसर लिख सकते हैं। तो पहला चीज है कि कॉन्सेप्ट को डेवलप होने दो, जब डेवलप हो जाएगा तो कहीं से भी काट छाट का पॉइंट ऐड करके जो है अच्छा आंसर लिख सकते हैं। यही कॉन्सेप्ट से आप मुद्रा वस्तु विनिमय प्रणाली में होने वाली कठिनाई को भी आंसर डील कर सकते हैं। देखो एक ही कॉन्सेप्ट पढ़ाना है, उससे कितना क्वेश्चन डील हो रहा है। इसी को कहते हैं कि अच्छा से पहले कॉन्सेप्ट डेवलप करो, फिर जितने प्रकार के क्वेश्चन आएगा तुम आंसर लिखेगा तो सबसे बेहतर आंसर होगा। क्योंकि तुम्हारे साथ अंतिम तौर पर जो है तुम्हारा दिमाग और तुम्हारा जो लिखा हुआ प्रैक्टिस है वही जाएगा, कॉपी की तब नहीं जाएगा। जब क्वेश्चन नहीं बनता है तो लगता है कि बम मार दे कॉपी पर, नहीं भाई क्यों बनाए थे लाल पीला कर करके, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अभ्यास करते रहो लगातार रेगुलर। अब हम लोग जो है आगे थोड़ा बढ़ते हैं, और एक टॉपिक रह गया था साख, यही था ना,
बचत पढ़ा दिए थे, आइए साख को कर लेते हैं। क्योंकि ये जो क्वेश्चन करवाए हैं ये टॉपिक का भी पार्ट था, इसको करवाना था, तुझे क्वेश्चन में ही करवा देते हैं ताकि जो ऑनलाइन वाला बच्चा जो अभी तक नहीं करता क्वेश्चन आंसर, तो थोड़ा सा आइडिया लगा सके कि आंसर कैसा लिखा जाता है। कहीं एक्स्ट्रा सम पॉइंट लाए इसमें बताओ, सारा पॉइंट तो पढ़ाया गया ही है, बस उसको अरेंज करने का तुम लोग जो है कला विकसित करो। चलो हेडिंग दीजिए बाबू। साख था ना बाबू, क्रेडिट। अगला टॉपिक इसमें कंटिन्यू भैया आगे लिखिए, साख लिखो। चलो देखो साख क्या होता है, पहले इसको समझते थोड़ा सा ध्यान से। साख का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बाबू, इसको शब्दों में जो अर्थ होता है उसको भरोसा या तो क्या कह सकते हैं, विश्वास, भरोसा या साख का आधार पूछ देगा, साख का आधार क्या है, तो साख का आधार क्या है, भरोसा या तो विश्वास। जैसे गांव घर से थोड़ा सा समझते हैं जो हम लोग का दैनिक जीवन में है। जैसे मान के चलिए कि आपके घर में कोई भी चीज अगर घट जाता है, कोई वस्तु हो, तो आप बगल से, अगर आपका क्रेडिट ठीक है, साख ठीक है, तो आप जो है कुछ समय के लिए उधार ले लेते हैं, फिर बदले में उसको चुकाते हैं। कोई सामान हो सकता है, कोई पैसा हो सकता है, लेकिन आपको वह क्यों देता है, आपको पर उसको विश्वास है तब तो दे रहा है ना। क्या लगता है सबको सब चीज मिल जाता है, नहीं मिल पाता। इसका मतलब है कि यहाँ पर बीच में मीडिएटर कौन काम कर रहा है, साख काम कर रहा है। समझ रहे बात को। आप भी किसी को जब वो कोई वस्तु देते होंगे तो आपका दिमाग में पहले क्या आता है, भाई देगा कि नहीं देगा, लौटाएगा कि नहीं लौटाएगा, उसका कैरेक्टर कैसा है, सब कुछ देखते तब ना उसको देते हैं। इसी को मतलब विश्वास को ही क्या यहाँ पे कहा गया है। और एक चीज और समझ में आ रहा है कि जो लेन देन कर ले रहे हैं बाबू, इसका मतलब है कि साख विनिमय का भी कार्य कर रहा है। नहीं, बिल्कुल जैसे मुद्रा विनिमय का कार्य कर रहा है, लेकिन मुद्रा बिना शर्त के आप पैसा लेकर के कहीं भी चल जाओ, सामान मिल जाएगा बिना साख के, दुकानदार चिन्हे या तो मत चिन्हे, लेकिन पैसा नहीं है, उधार लेना है, तो क्या लगता है दुकानदार देख देगा, अगर साख बरियार है तब देगा। इसका मतलब है कि साख से विनिमय का भी कार्य होता है, लेकिन एक निश्चित अवधि में जब उसको भुगतान कर दीजिएगा, दोबारा पेमेंट कीजिएगा, तब साख पूरा हुआ। जैसे मान के चलो कि हमको पैसा दे दिया, हम ले लिए, या तो उधार कोई सामान दे दिया, हम ले लिए और लेकर के दुकानें नहीं जा रहे हैं, तो क्या लगता है साख कंप्लीट हो गया, अब दोबारा मिलेगा आपको। लेकिन अगर वो सामान हमको दिया, कुछ समय के बाद उसको एक निश्चित अवधि के बाद उसको पैसा दे दिए, तब हमारा साख का यहाँ पे जो काम है वो क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। यहाँ जगह कंप्लीट होता है। अभी तो खैर छोटे स्तर पर हो गया। बैंक किसे काम करता है, बैंक में क्योंकि तुम लोग का जो सिलेबस में है वो बैंक को लेकर के है। बैंक या जो सेठ साहूकार होते हैं, उसका जो साख का आधार होता है बाबू, वो होता है मुद्रा। तो क्या होता है, मुद्रा। उधर चमक रहा होगा तो थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे इधर लिखें, मुद्रा। मतलब बैंक में यदि आपका पैसा जमा है, जितना ज्यादा पैसा जमा होगा बैंक में, क्रेडिट उतना ही आपका क्या होगा, मजबूत होगा। मतलब अगर मेरा 10 लाख है, किसी का 20 लाख है, तो सबसे मजबूत क्रेडिट किसका होगा, 20 लाख वाला का। अब इससे फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि बैंक हमारे नाम से चेकबुक जारी करेगा। अब चेकबुक क्या होता है, एक पासबुक होता है, पासबुक एक लेखा जोखा का एक टेबल होता है, एक बुक होता है, जिसमें आप कितना लेन देन कर रहे हैं उसको जो है डिजिटली तरीका से उसमें सब कुछ दर्शाया रहता है। चेकबुक में क्या होगा कि बैंक जिससे पैसा है साख हो गया है, तो बैंक हमारे नाम से चेकबुक जारी करेगा कि आप बिना बैंक आए किसी को अगर देना हो, पैसा भुगतान करना हो, तो उस पर साइन कीजिए, अमाउंट डालिए, उसका नाम लिखिए, वो बैंक हमारे ब्रांच किसी ब्रांच में आएगा तो उसको पैसा आपके अकाउंट से दे दिया जाएगा। ये कहीं ना कहीं क्या है, बिना गए हुए हमारा आसान करेगा, नहीं करे विनिमय को। लोन आसानी से मिल सकता है, लोन समझते हैं। जैसे अगर मेरा खाता में अकाउंट में 10 लाख 5 लाख है और हमको लोन की जरूरत है 20 लाख या 25 लाख का, ज्यादा मतलब जितना अमाउंट है उससे ज्यादा का लोन कर सकता है। तो अगर पहले देखेगा वो कि कितना ही ट्रांजेक्शन कर रहा है, पैसा कितना आवाजाही कर रहा है, कितना पैसा इसका है, उस आधार पर जो है बैंक फिर आपको क्या कर देगा,
अब किसी के पास खाता में पैसा ही नहीं है, 1,000 है, वो 5 लाख का लोन लेने जाएगा, उसको मिलेगा? लेकिन जिसका 10 लाख 20 लाख रुपया खाता में है, और वो अगर 5 लाख 4 लाख का अगर लोन लेगा, तो तुम्हें लगता तुरंत मिल जाएगा? या तो उसके अमाउंट से ज्यादा है तो मिल जाएगा। तो ट्रांजेक्शन पे डिपेंड करता है। अब यहाँ जो लोन तुमको मिल गया है, चेकबुक मिल गया है, इसका आधार आपको क्या दिख रहा है? साखे पे नहीं दिया आपको? बिल्कुल दिया गया है। तो साख क्या हुआ, कुछ दिमाग में बात क्लियर हुआ? साख, साख का मतलब क्या समझना बाबू? पहले इसमें का गुना लिखो, लिखो तो हेडिंग लगाओ साख। शाख हेडिंग दीजिए, और नीचे से एरो करके लिखिए, लिखो शाख का आधार, शाख का आधार विश्वास या भरोसा होता है। फुल स्टॉप। इसके द्वारा इसके द्वारा विनिमय का कार्य किया जाता है। विनिमय का कार्य किया जाता है। जब एक निश्चित अवधि में, जब एक निश्चित अवधि में जब एक निश्चित अवधि में बकाया रकम वापस कर दिया जाए, वापस कर दिया जाए। हो गया? फुल स्टॉप। सुनो ध्यान से, मान चलो ऐसा परिभाषा है कि साख से आप क्या समझते हैं, साख किससे कहते हैं, तो उसका आंसर यही बताना है। क्या होना गया? अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो, साख के दो पक्ष होते हैं। साख के कितने पक्ष होते हैं बाबू? दो पक्ष होते हैं। कौन कौन? पहला, एक होता है क्या, ऋणदाता, और दूसरा कौन होता है, ऋणी। दूसरा क्या होता है, क्रेडिटर, और इसको डिबेटर कहते हैं। अब ऋण, ऋणदाता कौन होता है और ऋणी कौन होता है? देखो सीधी सी बात है, जो सेठ साहूकार महाजन बैंक पैसा देगा वो क्या कहला जाएगा, ऋणदाता कहलाएगा। और जो लेगा वो क्या होगा, सिंपल। तो अगर आपसे पूछेगा कि साख का कितना पक्ष होता है, तो कितना पक्ष होता है, तो दो एक होवे करता है। आप एगो देने वाला, एगो कौन, सिंपल। देने वाला उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऋणदाता कहेंगे, और लेगा उसको, आ रही बात समझ में? देखो अगला एरो, साख के दो पक्ष होते हैं। हाँ नेक्स्ट एरो, परिभाषा हो गया ना? नेक्स्ट एरो लिखो, साख के दो पक्ष होते हैं। पहला, पहला ऋणदाता, पहला लिखिए ऋणदाता, डैश करो इसमें, लिखिए रुपया देने वाले को, रुपया देने वाले को या उधार देने वाले को, उधार समझते ना है, उधार देने वाले को ऋणदाता कहा जाता है। दूसरा उल्टा कर लो इसका, दूसरा लिखिए क्या, ऋणी। हाँ दूसरा लिखो ऋणी, डिवेटर, ऋणी लिखो। ऋण या उधार, ऋण का मतलब लोन,
ऋण या उधार लेने वाले को लेने वाले को ऋणी कहा जाता है। हो गया। एक चीज सुनो ध्यान से, अगर आपको लगे बीच में कहीं पे सेंटेंस अपने तरफ से कुछ एड किया जा सकता है तो उसमें परहेज नहीं करना है, ठीक है, कर लेना है, क्योंकि हमारा माइंड यहाँ समझाने पे होता है, कब क्या डिलीवर करना है वो मेरा दिमाग वहाँ चलता है। इतना तक उसको बताया जाता है कि आप अपने से शब्द का चयन, और इतना भी तो तुम लोग का लेवल कम नहीं है कि कहाँ पे कहीं पे है कहीं पे कॉमा, ऐसा समझते ना है। अगर उस पर काम करना शुरू कर देंगे तो आपका कॉपी तो खैर सुंदर हो जाएगा, लेकिन कि अंड के बंड कुछ हो जाएगा। समझ रहे बात को ना। तो हमारा जो काम है, देखो, एक टीचर, बेहतर टीचर वही होता है जो ठीक से आप तक जटिल से जटिल कॉन्सेप्ट को आप तक पहुंचा देता हो। अगर जटिल कॉन्सेप्ट को, जटिल अवधारणा को अगर आप तक आसानी से पहुंचा दे रहा है, उसको समझा दे रहा है, ये टीचर सबसे बेहतर टीचर होता है। बाकी तुम्हारा काम है कि उसको कैसे एडजस्ट करेगा, कैसे क्वेश्चन से करेगा से, और हम तो उसमें भी हेल्प करते हैं। दोनों बात हो गया। तो अब हम लोग देखते हैं क्या, अब इन हो गया, साख हो गया, साख का दो पक्ष बता दिए हैं। अब साख के आधार को देख लेते हैं। हेडिंग लगाओ, साख के आधार। शाख के आधार हो गया। शाख के आधार, शाख के आधार। देखो इधर सुनो, पहला तो बाबू क्या होगा, विश्वास या तो भरोसा। अगर आप किसी को, या तो कोई भी बैंक या तो कोई भी सेठ साहूकार किसी को पैसा देता है तो सबसे पहले क्या देखता है, उसके ऊपर विश्वास है कि पहले कभी लिया है कि नहीं लिया है, मतलब उसका तमाम तरह की चीज चेक करता है। तब नहीं देखे आप लोग, शायद अभी तो छोटा तुम लोग है, तो पहला उसका आधार क्या हो जाएगा, विश्वास। साख में दूसरा आधार क्या होगा, उसका चरित्र। विश्वास मतलब कॉन्फिडेंस, और चरित्र का मतलब हो गया कैरेक्टर, उसका कैरेक्टर चेक करेगा, चोर है, बेईमान है, ईमानदार है, कैसा है। ईमानदार आदमी को जो है हाथ गोड़ जोड़ने पर तुरंत पैसा मिल जाता है, कि थोड़ा लेट होगा लेकिन हम पैसा चुका देंगे, हम ऐसा आदमी नहीं है, बेईमान आदमी नहीं है। हालांकि इतना जो लेने वाला होता है वो सब ईमानदार होता है। पैसा लेने के बाद बेईमान हो जाता है, नहीं, पैसा ले लिया उसके बाद जो है, ऐसा होता है कि पैसा दे दिया, पैसा दे दिया उसमें तो खैर गुणात बढ़ रहा था, लेकिन पैसा लेने की बारी आ रहा है तो भाई अब देनदार गुणात बढ़ रहा है, भाई दे दो दे दो दे दो। तो ये भी कभी होता है, ऐसा बात नहीं है, पैसा आदमी को बेईमानों बना देता है। तीसरा क्या होगा, चुकाने की क्षमता। हाँ बिल्कुल सही, चुकाने की क्षमता। अब तीसरा उसमें क्या देखेंगे, पहला तो विश्वास उससे देख लिए, ईमानदार भी है। तीसरा क्या देखेंगे, अगर पैसा उसको हम दे रहे हैं 1000 2000 5000, तो कहाँ से चुकाएगा, तब ना पैसा देते हैं, तो चुकाने की क्षमता। चौथा देखेंगे हम, उसके पास कितना संपत्ति है, संपत्ति या तो पूंजी। बैंक भी आपको लोन देता है तो या तो घर गिरवी रखता है, या तो रसीद गिरवी रखता है, या फिर तमाम तरह की चीजें, सोना गिरवी रखिए, कुछ गिरवी रखते हैं, तब आपको लोन देता है। नहीं सुने ऐसा गोल्ड लोन, ध्यान रखना। वो उसका पहचान केवल है केवल आपका संपत्ति, आपका जो बचत है वही उसके पहचान होता है बैंक से। बाकी विश्वास का मतलब ऐसा नहीं कि तू ईमानदार है कि बेईमान नहीं। लेकिन ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है ना कि हम लोग जो साख का काम करते हैं केवल बैंक से काम करते हैं, हम लोग गांव घर में तो काम करते हैं ना। तो गांव घर वाला थोड़ी ना कि है वो भाई आपका संपत्ति रख रहा है, लेकिन फिर भी उसके साथ विश्वास, ईमानदारी वगैरह वो सब चेक करता है। एक बेईमान उसको देता है पैसा, नहीं देता है। तो अगला क्या होगा, आपका संपत्ति या तो पूंजी होगा, तब ये अगला आदमी इन्वॉल्व होगा पैसा देने में। और उसके बाद फिर ऋण की अवधि, क्या, हाँ बिल्कुल, प्राइवेट सेठ साहूकार लोग प्राइवेट ही तो है। स्टाम्प पेपर उस पर जो विधि व्यवस्था के साथ लिखेगा, इंटरेस्ट के साथ, और तब जो उसको पब्लिश करेगा, फिर देगा उसको। तो अगला क्या है, ऋण की अवधि। देखो ऋण की अवधि क्या का मतलब हो गया कि अगर कोई पैसा देना देता है किसी को, तो छोटा समय के लिए कोई लेता तो थोड़ा देने में ज्यादा इंटरेस्ट होता है, ज्यादा रुचि रखता है कि भाई चलो ठीक है 2 महीना में लौटा देंगे। लेकिन अगर कोई 5 साल के कहे कि भाई आज हमको 10 रुपया दीजिए, 5 साल में आपको पैसा वापस कर देंगे, तो आदमी सोचेगा ना ना भाई ये तो फिर दाल में काला है। अगर 2 4 महीने के लिए है तो ठीक है, नहीं तो अगर 5 साल 10 साल के बाद जो कहेगा तो भाई ये पॉसिबल नहीं है।
तो कहीं ना कहीं ये 5 फैक्टर दिखता है, 5 आधार दिखता है, जिसपे कौन निर्धारित होता है बाबू? शाख होता है। पहला क्या है, दूसरा और तीसरा और चौथा और पांचवा क्या होगा? हो जाएगा। लिखो, सबके बारे में एक लाइन में हम निपटा देते हैं। हेडिंग लगा लें, शाख का आधार, शाख का आधार हेडिंग लगा लिए, तो नीचे से अब लिखो, पहला लिखो विश्वास या भरोसा, डैश करो उसमें। डैश करो, इसमें तो रेडीमेड लाइन लग जाएगा, डैश करके लिखिए। शाख का आधार विश्वास होता है, शाख का आधार विश्वास या भरोसा होता है। शाख का आधार विश्वास या भरोसा होता है। विश्वास या भरोसा होता है। हो गया, बस एक ही लाइन लिखो, दूसरा लिखो, क्योंकि सबसे प्रश्न कम आता है, तो पढ़ के निकलते जल्दी से इसको। दूसरा लिखो, दूसरा क्या है? चरित्र, डैश करो इसमें। लिखिए, ईमानदार व्यक्ति को, ईमानदार व्यक्ति को ऋण, ऋण मतलब लोन, ऋण आसानी से प्राप्त हो जाता है। प्राप्त हो जाता है यदि उसका चरित्र बेहतर हो, यदि उसका चरित्र बेहतर हो। यदि उसका चरित्र बेहतर हो गया। चरित्र मतलब ट्रैक रिकॉर्ड, कब कब लेन देन किया है, भाई लिया है तो पैसा तो नहीं नहीं दिया है, उस आधार पर बोल जाएगा यहाँ पे ईमानदार। और न तो ईमानदार आदमी कोई पैसा नहीं मिलता अगर संपत्ति नहीं है तो। नेक्स्ट लिखो, तीसरा, ऋण चुकाने की क्षमता। डैश करना है इसमें। लिखिए, ऋणदाता ऋणदाता ऋणी को तभी, ऋणदाता ऋणी को तभी कर्ज, यहाँ कर्ज लिख देते हैं, कर्ज, कर्ज समझते ना है, हाँ, कर्ज, कर्ज देता है जब ऋणी चुकाने में सक्षम होता है, जब ऋणी चुकाने में सक्षम हो, जब ऋणी चुकाने में सक्षम हो, सक्षम हो, हाँ बस। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट क्या है? डैश करो, संपत्ति, इसको एसेट कहते हैं। चलो वित्तीय संस्था बताएंगे एसेट क्या होता है, तो परिसंपत्ति लिखो इसमें भी, संपत्ति पूंजी, डैश करो इसमें। बैंक या साहूकार ऋणी के, ऋणी के संपत्ति को आधार बनाकर, संपत्ति को आधार बनाकर ऋण देने में, ऋण देने में अधिक रुचि रखते हैं।
अधिक रुचि रखते हैं। अधिक रुचि रखते हैं, हो गया। नेक्स्ट लिखो, क्या है? ऋण की अवधि। ऋण की अवधि, हो गया। डैश करो, लिखिए ऋणदाता ऋणदाता अल्पकालिक ऋणदाता अल्पकालिक, लिख लीजिएगा अल्पकालिक। ऋणदाता अल्पकालिक ऋण देने में अधिक रुचि रखते हैं। फुल स्टॉप। दीर्घकालिक ऋण दीर्घकालिक ऋण दीर्घकालिक लॉन्ग पीरियड दीर्घकालिक ऋण देने में क्या लिखे? दीर्घकालिक ऋण देना पसंद नहीं करते, ऐसा लिखे। दीर्घकालिक ऋण देना पसंद नहीं करते हैं, हो गया। दीर्घकालिक ऋण देना पसंद, आगे बढ़ा जाए तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि साख क्या है, इसके आधार पे चर्चा करें, या तो साख क्या है यह इसके आधार के बारे में बताएं, तो क्या इसको लगता है बता दीजिएगा? परिभाषा दे देना है, 4 पॉइंट एक्सप्लेन कर देना है। ऐसे नहीं आएगा, लेकिन अगर छोटा मार्क्स में आएगा तो परिभाषा से काम चल जाएगा, ठीक है। और अगर परिभाषा अगर छोटा मार्क्स में आएगा तो उसका परिभाषा लिख देना है, इसका आधार लिख देना है, केवल आधार में 5 का नाम दे देना है, एक्सप्लेन नहीं करना है, बस आपका बेहतर आंसर हो जाएगा। अब तो साख खत्म हो गया ना, साख खत्म हो गया। अब एक काम करते हैं कि साख पत्र पढ़ना ना, लिखो साख पत्र। हाँ, साख पत्र, चलो सुनो शांति से। अगला टॉपिक उसका नाम क्या है? शाख पत्र। शाख पत्र के कुछ हम नाम लिखे हैं, ठीक है, इसके बारे में बताते हैं, ध्यान से सुनना। पहला का नाम क्या है बाबू? चेक। और दूसरा का नाम क्या है? बैंक ड्राफ्ट। और तीसरा और चौथा क्या है? तो चारों के बारे में जान लेते हैं, और चारों के बारे में जान लेंगे इसका मतलब आप साख पत्र को जान लिए। पहला जो है बाबू तुम्हारे सामने, उसका नाम है चेक। चेक क्या होता है उसको पूरा खोलो, हो गया। देखो चेक क्या होता है, एकदम ध्यान से सुनना, चेक क्या होता है। यदि आपका बैंक में क्रेडिट ठीक ठाक है, मतलब आपका साख बढ़िया है, तब बैंक वाले आपके नाम से एक चेक बुक जारी करेंगे। क्या जारी करेंगे बाबू? 30 पेज या 40 पेज उसमें रहता है, उसको चेक बुक कहते हैं। उसमें क्या क्या होता है? उसमें आपका अकाउंट नंबर दिया रहेगा, उसमें आपका बैंक का नाम दिया रहेगा, बैंक ने, फिर उसमें आपका नाम दिया रहेगा, और जो आपका जो एड्रेस है जो आप अकाउंट में ऐड करवाए हैं वो सभी देना होता है। इसमें दो कॉलम खाली छोड़ता है, एक यहाँ छोड़ेगा, एक डेट के लिए छोड़ता है, एक में जिसके नाम से आपको ये देना है उसका नाम देना पड़ेगा, और एक जगह आपको साइन देना पड़ता है, और एक जगह आपको जो है इसमें अमाउंट भरना होता है। एक बार पुनः समझो, साख पत्र कितने से साख पत्र होते हैं बाबू? 4। 4 साख पत्र के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला का नाम क्या है? चेक। चेक क्या होता है? तो यदि आपका बैंक में साख ठीक ठाक रहेगा तो बैंक आपके नाम से चेक बुक जारी करेगा, जो 25 से 30 पेज का होता है, ज्यादा भी हो सकता है। उस चेकबुक का थोड़ा सा सांकेतिक रूप बताने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें आपका अकाउंट नंबर दर्ज होगा, किस बैंक का उसका नाम होगा, और कुछ कॉलम खाली छोड़ा रहता है। क्यों जारी करता है? क्योंकि आपका साख ठीक ठाक है बैंक में, तो आपका अच्छा खासा पैसा बैंक में रखते हैं, तो इससे क्या हमको फायदा होगा? इससे फायदा ये होता है कि यदि आपको किसी को भी पेमेंट करना होगा,
कोई दूसरा व्यक्ति को, तो घर बैठे ही चेकबुक के आधार पर जो है उसमें नाम उसका लिखिए और कितना अमाउंट है आपको पे करना है उसमें डाल दीजिए, और प्लस में आप अपना सिग्नेचर दे दीजिए। जिस व्यक्ति को जरूरत है, जल्दी पैसा मांग रहा है, उसको चेक काट के दे दीजिए 5 और 10 हज़ार का, और वो जाएगा यही बैंक में और जाकर वहां जैसे मैनेजर को देगा, तो उस बैंक के आधार पर, उस चेक के आधार पर जो है आपके अकाउंट से पैसा चेक किया जाएगा, उसके बाद उसको पैसा दे दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं यह विनिमय का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? चेक जो है विनिमय का काम नहीं कर रहा है? बिना बैंक गए हुए मेरा काम हो कि नहीं हुआ? तो कहीं ना कहीं साख के आधार पर ये काम आसान हो कि नहीं हुआ? अगर चेकबुक नहीं हुआ तो हमको बैंक जाना पड़ता, पैसा निकालते तब ना उसको देते। ये बेहतर करा कि नहीं कर रहा है? अर्थात यह व्यक्ति विशेष है कि नहीं व्यक्ति विशेष? बस इतने आपको समझना है। चेक क्या है? चेक, इसमें इसका आंसर क्या लिखिएगा? बैंक अपने ग्राहक के नाम से चेक जारी करता है, जिसमें ग्राहक इसका उपयोग करके किसी व्यक्ति विशेष को एक निश्चित राशि का क्या करता है? भुगतान करता है। भुगतान हो गया ना? और अगर पैसा नहीं रहा आपके अकाउंट में और चेक काट दिए, चेक पेपर आ गया, पैसा आपके अकाउंट में नहीं है, तो उस कंडीशन में चेक बाउंस करता है। और चेक बाउंस करने का मतलब है कि आप कानूनी रूप से गलत काम कर रहे हैं। अकाउंट में 5 हज़ार रुपया है, आप 5 लाख का चेक काट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप बैंक को परेशान कर रहे हैं। तो बैंक जो है सरकार को टैक्स देती है और सरकार प्रशासन सुरक्षा उसको देता है, तो कहीं ना कहीं कानून के नजर में आप क्या हो जाएगा? अपराध है कुछ समय में चेक। दूसरा समझो, पहले इसको लिख लेगा, लिख लेते हैं, ठीक है। हेडिंग दे दिए हैं साख पत्र, शाख पत्र। नीचे से वायर देख लिखना, ठीक है। साख पत्र, शाख पत्र विनिमय का कार्य करता है। शाख पत्र विनिमय का कार्य करता है, जिसका आधार विश्वास या भरोसा होता है। जिसका आधार विश्वास या भरोसा होता है। हो गया? अब कुछ प्रमुख चेक निम्न है, पहला लिखो। सॉरी, कुछ प्रमुख साख पत्र निम्न है, पहला लिखिए चेक। पहला लिखो चेक, डैश करो इसमें। यह बैंक अपने ग्राहक, यह बैंक अपने ग्राहक के नाम से जारी करता है। यह बैंक अपने ग्राहक के नाम से जारी करता है, जिसके द्वारा, जिसके द्वारा ग्राहक किसी निश्चित व्यक्ति को, किसी निश्चित व्यक्ति को निश्चित राशि का भुगतान करता है। किसी निश्चित व्यक्ति को निश्चित राशि 5 हज़ार 10 हज़ार फिक्स अमाउंट, निश्चित राशि क्या लिखे? भुगतान करता, मतलब पेमेंट करता है, राशि का भुगतान करता है। हो गया? अब दूसरा लिखो बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट क्या होता है? बैंक ड्राफ्ट सुनो, देखिए पहले समझ लेते बैंक ड्राफ्ट क्या होता है सर। जैसे अगर हमारा कोई बैंक में अकाउंट है, खाता है, उसमें पैसा है, हम चाहते हैं कि किसी दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में, उसका अकाउंट नंबर पता हमको है और कोई दूसरे बैंक में उसका खाता है, 10 हज़ार रुपया ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो एक तो माध्यम है कि उस व्यक्ति को हम अपने नाम से चेक काट के दे दें, उसके नाम से दे देंगे, चेक काट के वो काम हो जाएगा। दूसरा तरीका, बैंक आपको यह सुविधा देती है
कि यदि आप हमारे यहाँ आपका अकाउंट है, उसमें पैसा है, तो आप बैंक के माध्यम से डायरेक्ट उस व्यक्ति के खाते में पैसा जमा कर सकते हैं डायरेक्ट। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बैंक जाइएगा तो ड्राफ्ट पेपर आता है, फॉर्म टाइप का आएगा, उसमें जिसके अकाउंट में भेजना होता है उसमें अकाउंट नंबर दर्ज कीजिए, आप अपना अकाउंट नंबर दर्ज कीजिए, प्लस में कितना भेजना होता है उसको दर्ज कीजिए। जैसे ही मैनेजर को देंगे तो तुरंत बैंक से ही आपका जो है पैसा तुरंत क्या हो जाएगा, ट्रांसफर उस व्यक्ति को हाथ में हो जाएगा। समझे बात को ना? तो खाता से डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा, मतलब क्या ये व्यक्ति विशेष है, ये किस पे आधारित है, बैंक पे आधारित होता है। अंतर लिखवाएंगे वहां बताएंगे सब बात को कि कौन व्यक्ति आधारित है और कौन बैंक आधारित है। समझ के बैंक ड्राफ्ट क्या होता है। अब इसमें अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं रहेगा तो क्या लगता है चलेगा? तो जोखिम ज्यादा किस में होगा, बैंक चेक में ज्यादा जोखिम है, किस में जोखिम ज्यादा है, चेक में ज्यादा जोखिम होता है, क्योंकि उसमें आप फ्रॉडगिरी कर सकते हैं कि अकाउंट में पैसा नहीं फिर भी चेक काट के दे दिए, ज्यादा तंग कर रहा है। और इसको बताइए मैनेजर सीन दीजिएगा आप, आपके अकाउंट में 5,000 है और 20,000 का ड्राफ्ट भर के दे दीजिएगा, तो क्या लगता है तुरंत पकड़ लेगा आपको? मतलब आपको कार्रवाई नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें रिस्क कम है, उसमें रिस्क क्या है, उसका फ्रॉडगिरी ज्यादा होता है। हो गया, लिखो इसको, बैंक ड्राफ्ट अटैच करो, लिखिए। इसके द्वारा ग्राहक अपने बैंक से किसी दूसरे बैंक में भुगतान कर सकता है। भुगतान मतलब पेमेंट, भुगतान कर सकता है। हो गया? चलो ये क्या था, थर्ड लिखो। तीसरा क्या है, यात्री चेक। देखो यात्री चेक क्या होता है, थोड़ा पहले सुनो। देखो चेक और यात्री चेक में अंतर होता है। चेकबुक आपको मिल गया है, आप किसी व्यक्ति के नाम से उस पर नाम लिख देते हैं, अमाउंट डाल देते हैं, उसके बाद साइन करने के बाद वो व्यक्ति उसका अधिकारी हो जाता है, वो फिर जाकर अपने अकाउंट से पैसा निकाल सकता है। लेकिन जो ये यात्री चेक है, ये बैंक आपके लिए जारी करता है। मतलब मान के चलो कि अगर 5 को यात्री चेक मिला है तो इसमें निश्चित राशि लिखा रहेगा। जैसे मान के चलो कि 5,000 का है, कितना का है बाबू, 5,000 का है। इसमें कुछ साइन वगैरह करने की जरूरत नहीं है, मेरा अकाउंट था और मेरा अकाउंट क्रेडिट अच्छा था, जिस कारण जो है हमको बैंक क्या जारी किया है, यात्री चेक। 5,000 के 4-5 को चेक जारी किया है। अब उस पर आप जोड़ घटाव नहीं कर सकते हैं, उसी को लेकर के जाइए और जा करके जो है वहां से पैसा प्राप्त कर सकते हैं। तो एक तरीका है कि आप खाता के जरिए नहीं पैसा प्राप्त करना चाहते हैं तो आप किसके जारी कर सकते हैं, यात्री चेक के जरिए। समझ बात को? फिर से समझा दे। देखो दोनों में अंतर को थोड़ा सा समझने का प्रयास करो। चेक में क्या होगा कि आपके यहाँ पूरा ब्लैंक रहता है, किसी व्यक्ति का नाम उसमें डालिएगा, पैसा डालिएगा, वो व्यक्ति आपके अकाउंट से जाकर के पैसा निकाल लेगा। ये जो यात्री चेक होता है, बैंक आप ही के नाम से प्रिंट करती है, इसमें जगह नहीं होता है कि वो दूसरा व्यक्ति के नाम डाल करके उसको देंगे, नहीं। बात को समझ रहे ना? ये पासबुक जैसा ही होता है, इसको दिखाइएगा तो आपको उतना पैसा दे दिया जाएगा। मतलब इसका वैल्यू जैसे 5,000 का एक है, इसका वैल्यू 5,000 का है, आप जैसे ही बैंक में जाएंगे 5,000 को देगा, इसका वैल्यू खत्म हो जाएगा। क्या? हाँ पेपर, हाँ कागज ही रहता है, सब कागज ही रहता है, प्रिंटेड आता है। समझे बात को? लिखो यात्री चेक। लिखिए बैंक यह बैंक अपने यात्रियों के नाम से अरे क्या लिखवा दिया, यात्री नहीं, सॉरी ग्राहक, यात्री नहीं होगा, सॉरी ग्राहक। किसमें लिखवाए थे? अरे देखो बुक में क्या लिखा है, किताबी कीड़ा नहीं बनना है। क्या लिखे? नहीं 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 नहीं। फिर से लाइन सही कर लो इसको। हाँ, यह बैंक ग्राहक के नाम से अपने ग्राहक के नाम से एक निश्चित
एक निश्चित राशि राशि का, हाँ निश्चित समय के लिए भी होता है, निश्चित क्या लिखे, राशि का पत्र जारी करता है। नेक्स्ट लिखो प्रतिज्ञा पत्र। थोड़ा रफ्तार और बढ़ाइए। प्रतिज्ञा पत्र, चलो तुमने बॉन्ड पेपर का नाम सुना है, स्टाम्प का नाम सुना है, वही क्या है, प्रतिज्ञा पत्र है। जो सेठ साहूकार लोग जो प्रयोग करता है वही क्या है, प्रतिज्ञा पत्र है। इसमें मूलधन प्लस ब्याज के साथ पैसा क्या करना पड़ता है, वापस करना पड़ता है। गैस करो, लिखिए यह एक साख पत्र है, प्रतिज्ञा पत्र लिख के डैश कीजिए, लिखो यह एक साख पत्र है, यह एक साख पत्र है जिसमें ऋणदाता को ऋणी मूलधन तथा ब्याज सहित, ऋणदाता को ऋणी मूलधन सहित, क्या लिखे, मूलधन तथा ब्याज सहित, मूलधन तथा ब्याज सहित वापस करता है। हो गया चारों। चलो अब अंतर पढ़ो। हेडिंग दो तो चेक एवं बैंक ड्राफ्ट में अंतर, चेक एवं बैंक ड्राफ्ट में अंतर, चेक एवं बैंक ड्राफ्ट में अंतर। चलो एक तरफ चेक लिखो, एक तरफ बैंक ड्राफ्ट लिखो। चेक एक तरफ लिखिए, एक तरफ लिखिए बैंक ड्राफ्ट, ड्राफ्ट ड्राफ्ट अभी लिखे, यही लिखे थे। इसको अगर चेक बैंक में थोड़ा बहुत दिक्कत रह गया होगा, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। इसमें लिखो, पहला पॉइंट लिखो, चेक में लिखो यह बैंक अपने ग्राहक के नाम से जारी करता है। यह बैंक अपने ग्राहक के नाम से जारी करता है। जारी करता है, उस तरफ लिखना। लिखें, उस तरफ लिखिए यह बैंक ग्राहकों को सुविधा देती है कि यह बैंक के, लिखना सॉरी, यह बैंक के ग्राहकों को, यह बैंक के ग्राहकों को यह सुविधा देती है कि वह अपने रकम को किसी दूसरे बैंक में हस्तांतरण, मतलब ट्रांसफर, दूसरे बैंक को हस्तांतरण, ट्रांसफर कर सकता है।
दूसरा लिखो, मतलब दोनों में परिभाषा ऐड कर देना और क्या। दूसरा लिखिए, यदि बैंक में रकम न हो, चेक में लिखना है, यदि बैंक में रकम न हो तथा चेक से भुगतान कर दिया गया हो तो उस स्थिति में, तो उस स्थिति में चेक बाउंस बाउंस कर जाता है, चेक बाउंस कर जाता है जो कानूनी अपराध है। बाउंस कर जाता है जो कानूनी अपराध है, इस तरह लिखो। इसमें चेक बाउंस की समस्या नहीं होती है। इसमें चेक बाउंस की समस्या नहीं होती है। इसका तीसरा आंसर लिखो। हाँ बस बस, तो और क्या, इसमें चेक बाउंस का कोई समस्या नहीं है, चेक है नहीं तो बाउंस क्या करेगा, बैंक ड्राफ्ट बाउंस नहीं करता। उधर लिखो, उधर तीसरा लिखिए, इसमें जोखिम अधिक होता है। इसमें जोखिम, इसमें वित्तीय जोखिम लिखना है, इसमें वित्तीय जोखिम, चेक में फाइनेंशियल रिस्क, इसमें वित्तीय जोखिम अधिक होता है। मतलब जेल तक हो जाता है। इधर लिखना, इसमें वित्तीय जोखिम कम होता है। तुरंत काउंटर पे ही कर देगा, जाइए खत्म, पैसा वैसा नहीं है। और उधर 5 आदमी को 5,000 का चेक बांट दिए थे आप, 5वां आदमी वो खोज रहा है, और बैंक वाला भी खोज रहा है आपको। जो चेक बांट रहे हैं किसी किसी के नाम से, खत्म, पैसा जीरो है, और 10,000 का चेक बांट रहे हैं आप, तो रिस्क ज्यादा उसमें है कि नहीं है। नेक्स्ट लिखो, कितना अंतर हुआ, एक और लिख लो। यह व्यक्ति विशेष, यह व्यक्ति विशेष आधारित होता है, मतलब पर्सनल, जिसके नाम से दीजिएगा वही। यह व्यक्ति विशेष आधारित होता है। इस तरह लिखना, यह यह बैंक आधारित होता है। बैंक, खाता भी सही था, यह बैंक आधारित होता है। हो गया, समझ में आया कुछ। चेक और बैंक ड्राफ्ट में अंतर पूछेगा बता दीजिएगा, यही 3 को 4 को पॉइंट ध्यान रखना है। एक बार पहला परिभाषा कौन दोबारा समझाया था, 2 मिनट खाली सुन ध्यान से। चेक और क्या बाबू, बैंक ड्राफ्ट। चेक किसको कहते हैं, चेक करने का मतलब क्या कि बैंक अपने ग्राहक के नाम से क्या करेगा, जारी करेगा, विश्वास के आधार पर। पैसा नहीं रहेगा तो थोड़ी ना तुम्हारे नाम से चेक आएगा, उस आधार पर उस चेक में आपका अकाउंट नंबर दर्ज होगा, आपका नाम दर्ज होगा, बैंक में एड्रेस दर्ज होगा। उस आधार पर यदि आपके खाता में, आपके अकाउंट में पैसा है, तो किसी दूसरे व्यक्ति को उसका नाम भरिए, उसमें उसका कितना पैसा देना वो भरिए, साइन कीजिए, वो व्यक्ति आपके खाता से जाकर के पैसा निकाल सकता है, मैनेजर को देगा। तो बैंक ड्राफ्ट में क्या होता है, आपको खुद बैंक जाना पड़ेगा। कोई दूसरा व्यक्ति बोल दिया कि सर मेरा अकाउंट नंबर इतना है, आप इसमें मेरा पैसा पेमेंट कीजिए, भुगतान कीजिए। आप बैंक जाएंगे और एक बैंक ड्राफ्ट लेंगे, उसमें सब कुछ भरेंगे, जिससे जहां भेजना है उसका अकाउंट नंबर, आपका अकाउंट नंबर, डेट, अमाउंट, फिर मैनेजर को जैसे देंगे तो वो वेरीफाई करेगा आपका अकाउंट, उसके बाद जो पैसा उसमें दे देगा। तो मुख्य अंतर है किसके किसके बीच में, चेक और किसके बीच में, समझ में आया बात। बस इसी को सेंटेंस सही कर लेना। अगर तुमको लगे कि इसमें और अपडेट करने की जरूरत है तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
हम एक मतलब कि ज़्यादा ऑथेंटिक वर्ड का प्रयोग नहीं करते हैं, तो बच्चा को ज़्यादा थोड़ा सा परेशानी उठाना पड़ता है, वो कोई बात नहीं है। ठीक है, अब वो देख रहा तो उसका भी समय मूल्यवान है, तो उसका समय क्यों खराब करें, तो उसके लिए हम टाइम निकाल कर उसको हटा देंगे। देखो अब हम लोग को प्लास्टिक मुद्रा के बारे में स्टडी करना है, और हमारे सामने दो प्रकार के प्लास्टिक मुद्रा प्रचलन में देखने को मिलता है। एक प्लास्टिक मुद्रा हम जिसको एटीएम कार्ड कहते हैं, और एक को क्या कहते हैं बाबू, क्रेडिट कार्ड। दो शब्द से पहले आप लोग अवगत होइए, एक शब्द का नाम क्या है और दूसरा शब्द का नाम क्या है, क्रेडिट का मतलब आपके अकाउंट में कहीं से पैसा क्या हुआ है बाबू, आया है, और डेबिट का मतलब आपके अकाउंट से पैसा, फोन पे से अगर आप ये सब चलाते होंगे तो अगर किसी को भेजेंगे ना तो वहां पे जो डेटा लिखाएगा वो किसका लिखाएगा, और अगर कहीं से आएगा तो क्या लिखाएगा, इसको शॉर्ट में सीआर लिखेगा, इसको शॉर्ट में क्या लिखेगा, इसको डीआर लिखता है। इतना बात समझ में आया। अब समझते हैं कि एटीएम कार्ड क्या होता है। एटीएम कार्ड क्या होता है, तो देखो ये सीधा आपके बैंक खाता से कनेक्ट होता है। 5 मिनट ध्यान से सुनो, यह सीधा आपके बैंक खाता से क्या होता है बाबू, कनेक्ट होता है। बैंक में जब आपका शाख मजबूत होगा तो बैंक चेक पासबुक देगा ही, उसके साथ साथ आपको एक और चीज देता है, उसका नाम क्या है, एटीएम कार्ड। बैंक अपने द्वारा चिन्हित स्थान पर बैंक जो है अपना एटीएम केंद्र स्थापित करता है, जहां पे आप 24 घंटा सातों दिन ऐसा मिलेगा तुमको, 24 गुना क्या मिलेगा, 7। इसका मतलब होता है 24 घंटा सातों दिन, मतलब एनी टाइम वो जो है आपको सेवा देने के लिए तैयार होता है। किसी भी समय जाइए और प्लास्टिक का जो एटीएम होता है उसको लगाइए, वहां से अपने खाता से पैसा निकाल सकते हो, और जमा करने की भी सुविधा होती है। इस बात को समझना। इसका मतलब है कि एटीएम कार्ड से आप पैसा, सामान का तो पैसा निकालते हैं, और पैसा अगर निकालना तो खाता से पैसा बाहर निकल रहा है, और खाता से पैसा बाहर निकल रहा है, तो इसका मतलब है कि क्रेडिट कर रहे हैं कि डेबिट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप, आपके पैसा कटा है ना, तो आपने क्या किया है, डेबिट। इसका मतलब है कि एटीएम एक प्रकार का कैसा कार्ड है, डेबिट कार्ड है कि क्रेडिट कार्ड है, डेबिट। तो कहीं कहीं तुमको ऐसा मिलेगा एटीएम सह डेबिट, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसका मतलब क्या होता है, अच्छा जमा करेंगे तब आपको लग रहा है जमा करेंगे तब, तो आप ही ने पैसा जमा कर रहे हैं, कोई दूसरे अकाउंट से पैसा आएगा तब उसको क्या हम लोग कहेंगे, क्रेडिट कहेंगे। लेकिन आप ही पैसा अपने खाता में जमा करें तो आप ही का पैसा था, घर में था, तो एटीएम हो गया। तो एटीएम एक प्रकार का कार्ड है, किस प्रकार का कार्ड है, डेबिट कार्ड है। इसका संपर्क सीधा किससे, आपके बैंक से होता है, आपसे बैंक से डायरेक्ट भुगतान किया जाएगा। समझ के बात को, मतलब एटीएम कार्ड क्या है, इसका परिभाषा देना होगा तो सिंपल परिभाषा देंगे क्या, कि यह एक प्लास्टिक मुद्रा है जिसे बैंक अपने ग्राहकों के नाम से जारी करता है। इसके माध्यम से स्थानीय स्थापित एटीएम केंद्रों, जो कि 24 घंटा सातों दिन अपना सुविधा देता है, उससे क्या करता है बाबू, पैसा का भुगतान कर सकते हैं, पैसा का लेन देन कर सकते हैं। इसका परिभाषा तुम लोग लिखाए थे ना, एक बार आप बोल देते हैं, बच्चा लिख लेगा ऑनलाइन वाला। क्योंकि थोड़ा बीच का पार्ट कट गया था। प्लास्टिक मुद्रा में बताया गया था एटीएम कार्ड, यह एक प्लास्टिक मुद्रा है जो बैंक अपने ग्राहक के नाम से जारी करता है। इतना फास्ट लिख लेगा वो सब। यह एक प्लास्टिक मुद्रा है जो बैंक अपने ग्राहक के नाम से जारी करता है। इसके माध्यम से एटीएम केंद्र से 24 घंटा सातों दिन, इसके माध्यम से एटीएम केंद्र से 24 घंटा सातों दिन, ब्रैकेट में 24 गुना क्या लिखना है, 7 लिखना है, पैसा का निकासी एवं जमा किया जा सकता है। सिंपल। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि एटीएम क्या है, दोबारा वीडियो करके अपना देख के लिख लेना। और दूसरा क्या है, आप समझो, किसको समझेंगे बाबू, डेबिट कार्ड के। अच्छा डेबिट कार्ड क्या होता है, क्रेडिट कार्ड को, हाँ बहुत आज मिस्टेक हो रहा है, कौन सा दिन है, चल सुन के ध्यान से। क्रेडिट कार्ड क्या होता है, क्रेडिट का मतलब क्या होता है तो समझो। जब आपका खाता कोई बैंक में है, वहाँ पे आप लंबे समय से टर्नओवर पैसा जमा कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, 2-4-5 लाख अगर है भी, ज़्यादा भी रहेगा तो ज़्यादा क्रेडिट बना हुआ रहेगा, ज़्यादा शाख मजबूत आपका रहेगा। उस स्थिति में बैंक आपके नाम से एक और कार्ड जारी करता है, उसका नाम क्या है, क्रेडिट कार्ड। इससे क्या होता है, इसको से आप बाजार जाकर के कोई वस्तु खरीद सकते हैं, कोई सेवा ले सकते हैं, खरीद बिक्री कर सकते हैं। अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, सपोज कीजिए 5,000 है और 20,000 की खरीदारी करना, इसका एक लिमिट होता है क्रेडिट कार्ड का।
जारी करेगा तो उस पर लिखा रहेगा कि 50,000 का है कि 20,000 का है। जैसे 50,000 का है तो आपके खाता में अगर 20,000 रुपया है, पहले था 10 लाख था, 20 लाख था, 50 लाख था, तो क्रेडिट बढ़िया था, जिस कारण हमको क्रेडिट कार्ड हमको मिल गया है। अब स्थिति खराब हो गया है, पैसा बहुत कम खाता में है और बाजार करना है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इस कार्ड के माध्यम से आप बाजार जाके जो है सामान खरीद सकते हैं। 5,000 है, आप 20,000 के जितना लिमिट होगा उसका सामान खरीद सकते हैं। उसका जो भुगतान करेगा वो बैंक करेगा, लेकिन एक निश्चित सीमा के लिए करेगा, उस पर लिमिट होता है कि 1 माह के अंदर जो है आप अपने खाते में किसी प्रकार से जितना का खरीदारी किए हैं उतना पैसा जमा कीजिए और बैंक आपको काट लेगा। और अगर लेट किए तो मोटा सूद वसूलता है, मतलब ब्याज के साथ पैसा लेता है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिस्क भी है, खतरनाक ऐसा बात नहीं है। लेकिन बताइए, ये आपका 5,000 रुपया था बैंक में, फिर भी 50 साल के काम कर लिए, तो किसके आधार पर किए हैं? क्रेडिट कार्ड के आधार पर काम किए हैं। आपका साख मजबूत था। तो हमको लगता है आप समझ गए होंगे कि बैंक और ग्राहक के बीच किसका संबंध होता है, तो मुद्रा का संबंध होता है, और मुद्रा से चेक तमाम तरह की सुविधा के बारे में आपको बता दिया गया है। अभी दोनों में अंतर करवा दें। अच्छा, इसका परिभाषा जो ऑनलाइन वाला बच्चा होगा वो लिख लेगा, क्रेडिट कार्ड का, इसको भी बोल देते हैं, एक बार देखकर जल्दी लिख लेगा। यह एक प्लास्टिक मुद्रा है जिसे बैंक अपने ग्राहक के नाम पर यह एक प्लास्टिक मुद्रा है जिसे बैंक अपने ग्राहक के नाम पर साख के आधार पर जारी करता है। साख के आधार पर जारी करता है। इसके द्वारा बाजार से उधार लिया जा सकता है। इसके द्वारा बाजार से उधार लिया जा सकता है जिसका भुगतान एक निश्चित समय के लिए बैंक करती है। जिसका भुगतान एक निश्चित समय के लिए बैंक करती है। यही तक बात कटा था ना है। अब हम लोग को एटीएम कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर है उसको देखना है। घड़ी लगाओ, एटीएम कार्ड और क्रेडिट कार्ड में अंतर। एटीएम कार्ड और क्रेडिट कार्ड में अंतर। एटीएम कार्ड को ही डेबिट कार्ड कहा जाता है, ब्रैकेट में लिख लेना। हो गया? एटीएम का फुल फॉर्म भी बता देते तुम लोग को। ऑटोमेटिक टेलर मशीन। हिंदी में क्या कहते हैं बाबू इसको? टेलर मशीन। ऑटोमेटिक टेलर मशीन। हो गया ना? इससे तो ज्यादा नहीं बताया थे लगता है एटीएम कार्ड के बारे में। अब देखो, ऑनलाइन वाला बच्चा को भी ध्यान में रखना पड़ता है, उसका भी कुछ छूटे ना, हमारा प्रयास रहता है। डिजिटल है, तकनीक है, तो इसका क्या भरोसा, लेकिन हम प्रयास करेंगे। एटीएम कार्ड एक तरफ लिखो बाबू, क्या? क्रेडिट कार्ड। इसको डेबिट कार्ड भी कह सकते हैं। चलो पहला अंतर देखो, ध्यान सुनो। पहला अंतर तो परिभाषा हो जाएगा क्या? पहला अंतर जो होगा क्रेडिट कार्ड को लेकर के कि यह एक क्या है बाबू, प्लास्टिक। अच्छा, तुम लोग ऐसे हेडिंग दे दिएगा बीच से, नहीं दिया ना? पहले क्या लिखे हैं? दोनों में अंतर लिखे हैं, सब कुछ लिखे हैं, क्या लिखे हैं? अंतर पहले नीचे से लिखो तो। एटीएम कार्ड तथा क्रेडिट कार्ड एटीएम कार्ड तथा क्रेडिट कार्ड एटीएम कार्ड तथा क्रेडिट कार्ड एक प्रकार का प्लास्टिक मुद्रा है। एक प्रकार का प्लास्टिक मुद्रा है
जो जैसे लाइट का हमारा है वो, जो लिखें विनिमय का कार्य करता है, जो विनिमय एक्सचेंज, जो विनिमय का कार्य करता है। कहीं यहाँ भुगतान करें तो वही तो विनिमय है। हो गया, अंतर गया तो पहली लाइन को पहले लिखना होगा, तब अब अंतर लिखो। हाँ, एक तरफ लिखो एटीएम कार्ड, दूसरे तरफ लिखो डेबिट कार्ड, सॉरी क्रेडिट कार्ड। हाँ, पता ना काहे चढ़ गया डेबिट कार्ड, इसके चक्कर में कितना वो नुकसान उठाना पड़ा, दोबारा मतलब बताना पड़ा हमको। हो गया, एक तरफ परिभाषाएं लिख लीजिएगा, छोड़ दे उसके लिए, परिभाषा वही लिखना होगा। यह एक प्रकार का क्या है बाबू, प्लास्टिक मुद्रा है जो बैंक अपने ग्राहक के नाम से जारी करता है। इसके माध्यम से एटीएम केंद्र पर जो है 24 घंटा 7 दिन पैसा का निकासी या तो फिर जमा किया जा सकता है। दोनों तरफ लिखिए परिभाषा। दूसरा अंतर लिखो, इससे भुगतान करने पर, इससे भुगतान करने पर तुरंत खाते से, तुरंत खाते से राशि, तुरंत खाते से राशि कट जाती है। कट जाती है, बढ़िया वर्ड है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वर्ड के लिए तनाव में नहीं रहना है। वहां लिखा रहता है विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे, उत्तर लिखना। इससे भुगतान करने पर कुछ समय बाद, कुछ समय बाद राशि खाते से कटती है। कटती है, हाँ। तुम लोग सोचना कटती है मतलब क्या, ठीक तो है, क्या दिक्कत है इसमें? कितना दो अंतर हुआ ना। चलो, और क्या अंतर तुमको दिख रहा है? क्रेडिट डेबिट एटीएम कार्ड और इसमें दोनों तो प्लास्टिक का ही है, समानता तो यही दिख रहा है हमको। दोनों विनिमय का कार्य करता है, दो को समानता हो गया इसका। अगर समानता पूछेगा तो समानता बता देना है। एक और हो सकता है कि एटीएम कार्ड के द्वारा बाजार से उधार नहीं लिया जा सकता है, जबकि डेबिट कार्ड के द्वारा बाजार से उधार लिया जा सकता है। तो एक तीसरा अंतर ये भी हो जाएगा, तो ऐड कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा समझे बात को ना, इसके द्वारा बाजार से उधार नहीं लिया जाता है, जबकि डेबिट कार्ड से एटीएम क्रेडिट कार्ड से जो है उधार लिया जा सकता है। तो ये खत्म हो गया मामला। इस चैप्टर में और कुछ बच गया अब आपको लगता है? अब हम लोग कल जो है एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, उसका नाम क्या होगा बाबू? हमारी वित्तीय संस्थाएं। हेडिंग लगा दो उसमें, हमारी वित्तीय संस्थाएं, और उसको अच्छा से करना है। 3 लेसन हम लोग खत्म कर दिए। हमारी वित्तीय संस्थाएं, क्या हुआ?